आप जिस शख्स की तस्वीर स्क्रीन पर देख रहे हैं वह 1965 की भारत पाकिस्तान की जंग के हीरो हैं। उन्होंने पंजाब को पाकिस्तान के हाथों में जाने से बचाया, लेकिन इसके बावजूद उन पर सवाल खड़े किए गए कि आपने अपने सीनियर ऑफिसर की बात मानकर कदम पीछे क्यों नहीं खींचे। उनके बारे में लिखे गए हर आर्टिकल में यही लिखा गया था कि अगर वह ना होते तो भारत का आधा पंजाब पाकिस्तान के पास होता और हम ननकाना साहिब की तरह श्री हरिमंदिर साहिब और कई गुरुद्वारों के दर्शनों को भी तरसते। सत श्री अकाल, मैं पवनप्रीत कौर। आज हम जिस वीर की बात कर रहे हैं उनका 6.5 फुट ऊंचा कद, जिसे देखकर दुश्मन भी कांप उठते थे। हमारे गौरवशाली इतिहास का एक अद्भुत पन्ना है सरदार हरबख्श सिंह जी। 1965 युद्ध के दौरान पाकिस्तान की सेना का पलड़ा भारी था, लेकिन अगर बात पंजाब या भारत की हो तो पंजाबी अपनी जान गंवाने से भी नहीं डरते। सरदार हरबख्श सिंह जी पंजाब को बचाने के लिए भारतीय सेना प्रमुख के फैसले के खिलाफ भी चले गए थे। यहां तक कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने भी बयान दिया था कि अगर लेफ्टिनेंट जनरल हरबख्श सिंह चट्टान की तरह हमारी सेना के सामने नहीं खड़े होते तो हम यह युद्ध नहीं हारते। इस पूरे युद्ध के बारे में मैं आपको आगे वीडियो में विस्तार से बताऊंगी। जनरल हरबख्श सिंह युद्ध के मैदान में जितने खूंखार थे, मैदान के बाहर उतने ही दयालु थे। इतना ही नहीं, जापानी सैनिकों ने भी पंजाब के इस शेर को करीब 3 साल तक बंदी बनाकर रखा। जापानियों ने इतना अत्याचार किया कि एक सांस भी ना बचे, लेकिन इस शेर की हिम्मत इतनी बुलंद थी कि उन्होंने 3 साल तक बिना कुछ खाए जिंदा रहकर दिखाया। मरते दम तक हरबख्श सिंह के सिर में स्टील का एक टुकड़ा पड़ा रहा। 1984 में दंगाकारियों ने उनके घर पर हमला भी कर दिया था। इस बारे में भी हम आगे बात करेंगे। पहले जानते हैं कि ये वीर सिख योद्धा सेना तक कैसे पहुंचा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस वीडियो को देखने से पहले आप सरदार हरबख्श सिंह के बारे में क्या जानते थे, ये कमेंट करके जरूर बताएं। लेफ्टिनेंट जनरल हरबख्श सिंह का जन्म 1 अक्टूबर 1913 को संगरूर के बडरूखा गांव में हुआ था। जनरल हरबख्श सिंह के पिता हरनाम सिंह गांव के पहले डॉक्टर थे। ब्रिटिश भारतीय सेना ने उन्हें जिंद इन्फेंट्री में भर्ती कर लिया। उन्होंने 1897 से 98 के बीच तिराहा अभियान और पहले विश्व युद्ध में पूर्वी अफ्रीकी अभियान में अपनी डॉक्टरी प्रतिभा के साथ साथ वीरता भी दिखाई। भारत की आजादी के बाद 1952 में हरनाम सिंह को जिंद इन्फेंट्री से सिख रेजिमेंट में ट्रांसफर कर दिया गया। जनरल हरबख्श सिंह को उनके पिता से ही सेना में शामिल होने और देश की सेवा करने के लिए प्रेरणा मिली थी। जनरल हरबख्श सिंह शुरू से ही पढ़ाई में अव्वल थे। बचपन से ही खेलों के शौकीन होने के कारण कॉलेज की पढ़ाई के दौरान वह बेहतरीन हॉकी खिलाड़ी रहे। सेना में हरबख्श सिंह का सफर 15 जुलाई 1935 को IMA का पहला कोर्स पूरा करने के बाद ब्रिटिश भारतीय सेना के अर्गिल और सदरलैंड हाईलैंडर्स की दूसरी बटालियन में कमीशनिंग से शुरू हुआ। कमीशन मिलने के बाद हरबख्श सिंह को ब्रिटिश भारतीय सेना द्वारा रावलपिंडी में भर्ती किया गया, जो अब लाहौर पाकिस्तान में है। उनकी सैन्य यात्रा इसी प्रकार जारी रही। वह विश्व युद्ध का भी हिस्सा थे। विश्व युद्ध के दौरान 5 जनवरी 1942 को क्वांटन मलेशिया से भारत लौटते समय उन्हें जापानी घात का सामना करना पड़ा। उन्होंने जापानियों के विरुद्ध 5वें सिखों की एक कंपनी की कमान संभाली। इस हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके अलावा उनकी बटालियन को सिंगापुर के पतन तक सिंगापुर में जापानी सेना द्वारा बंदी बनाकर भी रखा गया था। लगभग 3 वर्षों तक बंदी बनाए गए इन भारतीय सैनिकों की स्थिति बहुत दयनीय थी। उन्हें अधिकतर भूखा रखा जाता था और अमानवीय यातनाएं दी जाती थी। मृत्यु के समय तक उनके सिर में स्टील का एक टुकड़ा पड़ा रहा, जिसे डॉक्टर निकालने में भी असफल रहे। फिर 1945 में उन्हें और उनकी बटालियन को ब्रिटिश भारत वापस लाया गया, जिसके बाद वे कुपोषण के कारण बेरी और अन्य बीमारियों से लड़ने लगे। 1947 में आजादी के समय जनरल हरबख्श सिंह को पहली सिख रेजिमेंट की पहली बटालियन का मुख्य कमांडर बनाया गया था। उनके अधिकांश सहकर्मी कहते हैं कि सेना ही उनका पहला घर था, बाकी सब बाद में। फिर आता है साल 1962, जब युद्ध में भारत चीन से बुरी तरह हार गया।
भारतीय सेना के हौसले टूट चुके थे, हमारे पास कोई ज्यादा अच्छे हथियार भी नहीं थे। फिर इसके बाद 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई, जिससे भारत बहुत कमजोर दिखने लगा। ये सब देखकर पाकिस्तान को लगता है कि अब भारत पर हमला करने का सबसे अच्छा समय है। वह सोचते हैं कि कमजोर भारत पर ऐसा हमला करो कि कश्मीर हमारे कब्जे में आ जाए। इस समय भारतीय सेना का ज्यादातर हिस्सा चीन सीमा पर तैनात होता है। पाकिस्तान सीधे तौर पर कश्मीर पर हमला नहीं करता, वह कश्मीर से काफी दूर गुजरात के कच्छ क्षेत्र में प्रवेश करता है। परिणाम स्वरूप भारत समझौते के लिए टेबल पर आ जाता है। पाकिस्तान की हिम्मत और खुल जाती है कि अब भारत युद्ध नहीं लड़ सकता। पाकिस्तान की योजना थी कि हम अपने लोगों के जरिए कश्मीर के लोगों का ब्रेन वॉश करेंगे और उन्हें भारत के खिलाफ कर देंगे। हम लोगों को भड़काएंगे, हम भारत और कश्मीर को जोड़ने वाले पुल को बम से उड़ा देंगे और हम कश्मीर का भारत से संबंध तोड़ देंगे, जिससे कश्मीर हमारे नियंत्रण में आ जाएगा। 5 अगस्त 1965 को पाकिस्तान 30 से 40 हजार लोगों को LOC में दाखिल करवा देता है। करीब 40 हजार लोग आतंकी संगठन और पाकिस्तानी सेना आम लोगों के कपड़े पहनकर कश्मीर में आ जाते हैं, लेकिन होता सब उनके प्लान के उलट है। वहां के कश्मीरी लोग उनकी मदद नहीं करते। वे भारतीय सेना को इन घुसपैठियों के बारे में जानकारी दे देते हैं, जिसके बाद भारतीय सेना उन्हें बुरी तरह खदेड़ देती है। इस सब से पाकिस्तान और ज्यादा बौखला जाता है। फिर 1 सितंबर को पाकिस्तान ने अपना दूसरा प्लान ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम लॉन्च किया। इस ऑपरेशन में पाकिस्तान ने चंब के इलाके पर सीधे बम से हमला कर दिया। लेफ्टिनेंट जनरल हरबख्श सिंह ने सेना प्रमुख जनरल चौधरी को सलाह दी कि मुझे अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करने और लाहौर पर हमला करने की अनुमति दी जाए। जनरल चौधरी ये सुनकर चौंक जाते हैं कि हम लाहौर पर हमला कैसे कर सकते हैं। ये सारी बातचीत उनसे फोन पर ही हो रही होती है। जनरल हरबख्श सिंह कहते हैं कि अगर आप में फैसला लेने की हिम्मत नहीं तो सीधा मेरी बात प्रधानमंत्री से करवाएं। उस समय लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री थे। लाल बहादुर शास्त्री हरबख्श सिंह जी की बात मान लेते हैं। 3 सितंबर को अनुमति मिलने के बाद भारतीय सेना 6 सितंबर को पाकिस्तान के लाहौर में प्रवेश करती है। अमेरिका ने पाकिस्तान को शक्तिशाली पैटर्न टैंक दिए हुए थे। उस समय के हिसाब से ये टैंक बहुत एडवांस थे। ये टैंक इतने शक्तिशाली थे कि अगर इन्हें जिस तरफ घुमा दिया जाए तो मोड़ना मुश्किल हो जाता था। उनके पास बेहद उन्नत लड़ाकू विमान भी थे। उस समय भारत के पास पुराने टैंक और लड़ाकू विमान थे। उस समय भारतीय सेना भी विभिन्न सीमाओं पर विभाजित थी। इस हिसाब से पाकिस्तान के पास सेना भी अधिक थी। पाकिस्तान के टैंकों में इंफ्रारेड टेक्निक थी जो उस समय के हिसाब से बहुत उन्नत थी। इसका मतलब ये था कि वह रात में भी आसानी से कहीं भी जा सकते थे। हिंदुस्तान के टैंकों में ये तकनीक नहीं थी। 6 सितंबर को भारतीय सेना पाकिस्तान पर हमला कर देती है। युद्ध 13-14 घंटे तक चलता है। 7 सितंबर को भारत की 6 पलटनें पहुंचती है। इन 6 टीमों में से 2.5 टीमें पाकिस्तान के इन टैंकों को देखकर डर जाती हैं और भाग जाती हैं। इससे बचे हुए सैनिकों के हौसले भी गिर जाते हैं। तब लेफ्टिनेंट जनरल हरबख्श सिंह उन सैनिकों में फिर से जोश भरते हैं। इस जंग में पंजाब के किसान भी हिस्सा लेते हैं। किसान पेड़ों पर चढ़कर दूर से देखते हैं और अपने सैनिकों को बताते हैं कि किस तरफ से पाकिस्तान के टैंक आ रहे हैं। वो किसान जवानों के लिए लंगर भी लेकर आते हैं। अगले दिन पाकिस्तानी सेना भारत में घुस जाती है और खेमकरन क्षेत्र तक पहुंच जाती है। पाकिस्तान इस हमले को लेकर काफी आश्वस्त था। उस समय अयूब खान पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे। उनकी योजना थी कि अमृतसर पर कब्जा करने के बाद वह अंबाला के रास्ते दिल्ली पर हमला करेंगे। अयूब खान का कहना था कि मैं सुबह टहलता हुआ लाहौर से निकलूंगा, दोपहर को अमृतसर में लंच करूंगा और शाम को दिल्ली की जामा मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ूंगा। जब ये खबर दिल्ली पहुंचती है तो भारतीय सेना प्रमुख जनरल चौधरी लेफ्टिनेंट जनरल हरबख्श सिंह को कहते हैं कि आप अपने सैनिकों को पीछे ले लें और व्यास पर सेकंड डिफेंस लाइन बनाएं। अमृतसर तो हमारे हाथ से गया, अब दिल्ली बचा लो। यह सुनकर जनरल हरबख्श सिंह हैरान रह गए। वे आगे से जवाब देते हैं कि मैं आपका आदेश स्वीकार नहीं कर सकता। फोन पर उनकी काफी बहसबाजी होती है। उसी रात फिर जनरल चौधरी अंबाला आते हैं। दोनों के बीच काफी बहसबाजी देखने को मिलती है। हरबख्श सिंह ने अपने सैनिकों को वापस लेने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि 17 साल पहले हमने ननकाना साहिब, पंजा साहिब खो दिया। अब मैं दरबार साहिब, श्री हरमंदिर साहिब को सिखों के हाथों से नहीं जाने दूंगा। लेफ्टिनेंट जनरल ने सेना प्रमुख
को सीधे मुंह पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैं खुद युद्ध के मैदान में जाऊंगा, वहां के हालात देखूंगा और फिर फैसला लूंगा। जनरल हरबख्श सिंह ने जनरल चौधरी को स्पष्ट कर दिया था कि यदि वह उन्हें कोई रणनीतिक आदेश देना चाहते हैं तो मेरे साथ फ्रंट पर आना होगा और फिर मैं तय करूंगा कि मैं उस आदेश का पालन करूंगा या नहीं। उस वक्त उनके साथ एडीसी कैप्टन अमरिंदर सिंह होते हैं, जो बाद में पंजाब के मुख्यमंत्री भी बने। वे अपनी सेना में ऐसा जोश भरते हैं कि पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ती है। हमारी सेना पाकिस्तान के एक के बाद एक टैंक को नष्ट कर देती है, उनके टैंकों पर कब्जा कर लेते हैं। थक हार कर पाकिस्तान ने युद्ध विराम की घोषणा कर दी। इस युद्ध के बाद की परिस्थितियों के चलते पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल अयूब खान का बयान आता है कि अगर लेफ्टिनेंट जनरल हरबख्श सिंह चट्टान बनकर हमारी सेनाओं के सामने खड़े नहीं होते तो हम ये युद्ध नहीं हारते। दुश्मन भी हारने के बाद लेफ्टिनेंट जनरल हरबख्श सिंह की तारीफें कर रहे थे। हालांकि युद्ध विराम के बाद किसी भी देश की पूरी तरह से जीत नहीं हुई, लेकिन हरबख्श सिंह ने डटकर अपने देश की रक्षा की। जनरल हरबख्श सिंह ने युद्ध में जीती हर मस्जिद की मुरम्मत करवाई और पाकिस्तान को लौटा दिया। इसके अलावा उन्हें जो भी पाकिस्तानी सैनिक का शव मिला, उन्होंने उसे पूरे सैन्य सम्मान के साथ दफनाया। इस युद्ध के बाद भारत की स्थितियां पाकिस्तान से कई गुना बेहतर थी। भारत के 3000 सैनिक शहीद हुए, वहीं पाकिस्तान के 3800 सैनिक शहीद हुए। पाकिस्तान भारत के 540 वर्ग क्षेत्रफल पर कब्जा करता है, लेकिन भारत पाकिस्तान के 1920 वर्ग क्षेत्रफल पर कब्जा करता है। अगर उस समय अमृतसर पाकिस्तान के कब्जे में आ जाता तो हम न केवल श्री हरमंदिर साहिब बल्कि खेमकरन, गोइंदवाल, खडूर साहिब, तरन तारन और न जाने कितने ही गुरु घरों को खो देते। इसलिए लेफ्टिनेंट जनरल हरबख्श सिंह के योगदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन हम में से कितने लोग इस वीडियो को देखने से पहले इस सिख पंजाबी योद्धा के बारे में जानते थे? अपने देश को दुश्मनों से बचाने के बावजूद उन पर सवाल खड़े किए गए कि आपने आदेश का पालन क्यों नहीं किया। लेकिन उस समय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जनरल हरबख्श सिंह के हक में खड़े हो गए। एक साल बाद हरबख्श सिंह जी को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इसके अलावा हरबख्श सिंह जी को पद्म विभूषण और वीर चक्र से भी सम्मानित किया जा चुका है। 1964 से 1969 तक पश्चिमी सेना कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में कार्य करने के बाद जनरल हरबख्श सिंह सितंबर 1969 में रिटायर हो गए। 1984 में जब श्री हरमंदिर साहिब पर हमला हुआ तो देश के ऐसे महान नायक के घर के सामने सीआईडी लगा दी गई। जिस समय दिल्ली में सिखों का नरसंहार हो रहा था, उस समय दंगाइयों ने दिल्ली में उनके घर पर भी हमला कर दिया था। जनरल हरबख्श सिंह ने एक बंदूक अपने हाथ में ली और दूसरी अपनी बेटी को पकड़ा दी, जिसके बाद किसी ने उनके घर की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा। 1984 में जब भारतीय सेना ने आर्मी छोड़कर आए सिख सैनिकों को सजाएं देनी चाहिए तो जनरल हरबख्श सिंह उनका पक्ष रखने के लिए आगे आए। उन्होंने कहा कि इस केस में मैं इन सिख सैनिकों की आवाज बनूंगा। 14 नवंबर 1999 को लेफ्टिनेंट जनरल हरबख्श सिंह का निधन हो गया। आज के टेक्नोलॉजी के समय में शिक्षा प्राप्त करना सबसे आसान है, लेकिन हम उतना ही कम जानते हैं। हम भागकर और फालतू की चीजों का हिस्सा बनते हैं, लेकिन हमें जिन शख्सियतों या इतिहास के बारे में सबसे ज्यादा पता होना चाहिए, उनके नाम तक हमें याद नहीं।